तो इसे शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के साथ ही हर एक बात। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लेना भाई, कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो ये सेंटर में आपने मोल लिख दिया है। मोल अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको किन किन तरीकों से कैलकुलेट करने को मिल सकता है। वेरी सिंपल। अगर आपको मास इन ग्राम्स मेंशन कर रखा हो, किलोग्राम हो तो ग्राम्स में चेंज कर लो, मिलीग्राम हो तो ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, किसी में भी दे रखा हो ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो। डिवाइडेड बाय, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, अगर मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करके मोल निकाल लो। बिना मोल के मोल कॉन्सेप्ट में काम बनना ही नहीं है। ठीक है जी। अब आपके पास है नंबर ऑफ द एटम्स दे रखा हो या नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स दे रखा हो, तो उसमें अगेन डिवाइड ऑफ द एवोगैड्रो नंबर करो। और उल्टा गेम खेलना हो, मोल दे रखे हो, वापस मास निकालना हो तो एटॉमिक वेट से, एटम हो अगर मोलिक्यूल हो तो मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मोल दे रखे हो नंबर निकालने हो तो वही सेम प्रोसेस एन से मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट एंड फाइनल, रेफरेंस ऑफ गैस ओनली, रेफरेंस ऑफ गैस ओनली, सिर्फ गैस के रेफरेंस में वॉल्यूम की बात करूंगा। ध्यान से सुनना और समझना। अगर आपको एनटीपी एसटीपी वॉल्यूम मेंशन कर रखा हो, अगर आपको एनटीपी एसटीपी वॉल्यूम मेंशन कर रखा हो, अगर आपको एनटीपी एसटीपी वॉल्यूम मेंशन कर रखा हो तो क्या करना है जी, इस एनटीपी एसटीपी वॉल्यूम में डिवाइड कर देना आपको 22.4 लीटर। वो डिपेंड करता है लीटर में दे रखा है कि मिलीलीटर में दे रखा है। इफ मेंशन इन लीटर यू शुड डिवाइड बाय 22.4। अगर मोल से वॉल्यूम बनाना हो, मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं, एप्लीकेबल ओनली ऑन गैस। क्लियर है? तो उसी मोल को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से या 22,400 मिलीलीटर से। और अगर नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाए, क्लियर, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाए तो उसके आगे फिर ढेरों क्वेश्चन और बन जाएंगे। क्लियर? कोई पूछ लेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई पूछ लेगा आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई आपसे पूछ लेगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अगर मोलिक्यूल हो तो हो सकता है नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले तो मल्टीप्लाई विद एटोमिसिटी कर देना। क्लियर? हो सकता है कोई प्रोटॉन्स पूछ ले, हो सकता है कोई न्यूट्रॉन्स पूछ ले, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर अगर एटम्स पता चल जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर मॉलिक्यूल पता चल जाए तो मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई विद एटोमिसिटी तो एटम्स निकाल सकते हो। उसमें फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटली सब निकाल सकते हो। तो कुल मिलाकर अगर आपको ये बात क्लियर हुई तो मोल इज इक्वल टू क्या क्या हुआ अलग अलग टर्म्स में, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट। और क्या हुआ, इफ द नंबर ऑफ स्पीसीज गिवन, number of the species is given, it should be divided by Avogadro. अगर volume of gas given हो it should be divided by 22.4. if liter then it should be liter. बस इतनी बात समझनी है, कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अभी जो मैंने बोर्ड भर दिया है ना, इससे रिलेटेड कम से कम 30% से लेकर 55% तक क्वेश्चन बनते हैं इस पूरी थ्योरम पे जो बोर्ड पे लिखी हुई है। एक छोटी सी बात और बता दूं क्या, कि अगर आप 1 मोल ऑफ एटम्स लिख रहे हो या 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स लिख रहे हो तो इसको आप 1 ग्राम एटम्स और इसको 1 ग्राम मोलिक्यूल्स लिख सकते हो जो सिनोनिम है। मीन 1 मोल ऑफ एटम को 1 ग्राम एटम्स और 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल को 1 ग्राम मोलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, जो कि एक जैसे वर्ड्स हैं। मतलब किसने कहा 1 मोल ऑफ द कार्बन एटम्स, आपने कहा ठीक है 1 ग्राम एटम्स लिख दो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बोथ आर द सेम थिंग्स।
कुछ पता चला भी क्या कर रहे हैं? कहां चले गए भाई? हाइबरनेशन में। फटाफट भगा दूं फिर मैं, अगर नहीं समझना तो है। हाँ तो फिर थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कर लो, क्योंकि आपका काम है तो मेरा काम है, दोनों का बराबर काम है बच्चे। ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ मैं ही करता रहूं कुछ भी। पैरेलल में तो आपको हाँ हूं तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप पार्टिसिपेट कर रहे हो? म्यूट करके कुछ और करते रहो, मुझे क्या पता। क्लियर ना? तो इस पे थोड़ा सीरियसली काम करो, क्योंकि जितना आपको समझना है उतना मुझे समझाना है, तो म्यूचुअल है ये तो सारी चीजें ना, इंडिविजुअल नहीं होता कुछ भी ये। तो मोल कॉन्सेप्ट और सरफेस केमिस्ट्री में से मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है मैंने, और मास दे रखा हो तो उसको मोल में कैसे बदले, एटॉमिक वेट अगर कार्बन एटम है तो। क्लियर है? अगली थॉट और लगा रहा हूं, ध्यान से सुनो और समझो। नंबर 2, मेरे को मास ऑफ सिंगल एटम की बात करनी है, या फिर सिंगल मोलिक्यूल की बात करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको बताया था। क्लियर? तो उसके लिए एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये हुआ कैसे, इस बात को समझने के लिए हमारे पास तरीका है। ध्यान से सुन लो। आपके पास सिंगल एटम ऑफ कार्बन है, सिंगल एटम ऑफ कार्बन है, देन हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर हियर? 6 प्रोटॉन है इसके अंदर, और 6 ही इसके अंदर कौन है? न्यूट्रॉन है। और शायद आपको पता हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या 1.67 इन 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाओ तो इसको 1/Na लिख दूं तो वही बात बनती है, 1/एवोगैड्रो लिख दूं तो 1/एवोगैड्रो का सॉल्यूशन, 1/एवोगैड्रो का सॉल्यूशन इसके बराबर है। तो अब थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं जी। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम है, तो मैं इसको 12 इंटू 1.6 इन 10⁻⁻27 kg लिख सकता हूं, या मैं इसको 12 इंटू 1/Na लिख सकता हूं। तो अब जो बात मैंने बोली थी वो प्रूव हो गई है। क्या? किसी भी एक एटम का मास अगर आपको निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम, तो बस उसके एटॉमिक वेट में एवोगैड्रो का डिवाइड कर दो। इसका दूसरा मतलब ये निकला 12 AMU। तो अगर आपके दिमाग में बात गई हो तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसी तरीके से अगर आपको एक मोलिक्यूल का मास निकालना है तो यही सेम हरकतें आपको करनी पड़ेंगी, और इस टाइप के क्वेश्चन बुक्स में भरे पड़े हैं। बुक में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो? कैलकुलेट द मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ कार्बन, कैलकुलेट द मास ऑफ 200 एटम्स ऑफ सल्फर, 300 एटम्स ऑफ सल्फर। क्लियर? इसी पे क्वेश्चन और बन जाएगा। एक एटम या मोलिक्यूल का मास दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, और आपसे मोल पूछवा लेगा। किसी एक एटम का ये वाला मास दे रखा होगा और आपसे मोल पूछवा लेगा गिवन ग्राम्स में। तो सबसे पहले आपका टास्क पता है क्या होएगा? आपको इस सिंगल एटम के मास को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके उसे एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट पे पहुंचना है, और उसके बाद मोल निकालने का तरीका क्या? गिवन मास बाय एटॉमिक वेट, मोल निकल आएंगे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस कनेक्टिविटी पिछले वाले बोर्ड पे रहनी चाहिए और इस बोर्ड पे प्रॉपरली रहनी चाहिए आपकी। करना आगे काम? चलो अच्छी बात है ये तो। अब मेरे पास है एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। लिसन केयरफुली। इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट एंड एटॉमिक वेट, इसमें प्रॉपरली कमांड आपको करनी है। इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट एंड देन एटॉमिक वेट। स्टार्ट विद इक्विवेलेंट वेट, स्टार्ट विद इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना और समझना। इक्विवेलेंट वेट की सबसे पहले हम डेफिनेशन आपके दिमाग में डालते हैं,
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर। अब इसको ये क्या कह रहा है, मास ऑफ एन एटम। ठीक है जी, मास ऑफ एन एटम, ये किसी भी एटम का एक मास है। क्या कर रहा है, विच कैन रिएक्ट्स, which can reacts or displaces the 8 grams of oxygen, 35.5 grams of chlorine, 80 grams of bromine, 1 gram of the hydrogen। बस उस मास का आपने नाम क्या रख दिया है, उस मास का नाम आपने रख दिया इक्विवेलेंट वेट। इसको यूज करना और इसको एग्जांपल में लेना सीख लेते हैं। मेरे को किसी ने FeO लिख के दिया, कहते जी Fe का इक्विवेलेंट वेट। आप थोड़े से स्मार्ट हो तो आपको पता है सीधा 56/2 करो आंसर आ जाएगा, क्योंकि आयरन का चार्ज क्या है, 2 है। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन अप्लाई करूं तो मैं कैसे इसको यूज करूंगा, ध्यान से सुनना। इस ओरिजिनल के अंदर 56 ग्राम्स ऑफ आयरन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। FeO में 56 ग्राम ऑफ आयरन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ये ओरिजिनल दिख रहा है हमें, तो मैं लिख दूं इसको 16 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन reacts with 56 grams of iron. Now according to definition, now according to definition, now according to definition, clear, 8 grams of oxygen will reacts 56 by 16 into 8, it is 28। तो ये जो 28 आया ना आपके पास, ये वाला, ये आयरन का इक्विवेलेंट वेट निकल आया। तो मैं आपको डेफिनेशन प्रूव करना सिखा रहा हूं कि डेफिनेशन का लिटरल मीन क्या है। डेफिनेशन का लिटरल मीन पता क्या निकला, 28 ग्राम ऑफ आयरन, वर्ड टू वर्ड। अब इसमें हम मास की जगह 28 पुट कर देते हैं। 28 ग्राम ऑफ आयरन कैन रिएक्ट्स विद और डिस्प्लेसेस द 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड, तो उसका क्या बन गया, इक्विवेलेंट वेट। अगर इस पे अप्लाई करोगे तो बच्चे स्मार्ट है, वो फॉर्मूले पे डेफिनेशन लगाने की जगह पता क्या कर देंगे, कार्बन के एटॉमिक वेट में उसकी वैलेंसी का डिवाइड करके क्या आंसर निकाल लेंगे, 12/4 इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर आप डेफिनेशन अप्लाई करना चाहते हो तो इस तरीके से हो जाएगी। ये इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ, या इसके और 2-4 एग्जांपल दूं। अब मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एटम्स पे जाना है, एलिमेंट्स पे जाना है, क्लियर, एसिड पे जाना है, बेस पे जाना है, सोल्ट पे जाना है, और रिडॉक्स चैप्टर जब शुरू होएगा तो आपको किस पे मूव करना है, रिडक्टेंट पे और ऑक्सीडेंट पे। अभी फिलहाल मोलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर की कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। एन फैक्टर की कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या क्या हो सकता है, अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो ध्यान दो बोर्ड पे। क्लियर, फर्स्ट एट ऑल एसिड्स, इनके इक्विवेलेंट वेट पता करने हैं, तो आपको इसका मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय, अगर एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो तो बेसिसिटी इसका एन फैक्टर है। बेसिसिटी से मतलब क्या है, डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन्स, डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन्स एज अ प्रोटोन, डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन्स एज अ प्रोटोन, कितने H प्रोटोन के फॉर्म में निकल सकते हैं। मेरे पास HCl तो इसका एन फैक्टर ओनली 1 है, H2SO4 का एन फैक्टर, अब स्मार्ट हो सारे बच्चे, H3PO2 का एन फैक्टर 12वीं क्लास पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 15, हाइपोफॉस्फोरस एसिड 1। किसी को पूछा बात कर लेना, नहीं तो मैं मान के चलूंगा आपको आता है ये। H3PO4 3, ठीक है जी। ऑक्सैलिक एसिड 2,
ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर निकलेगा 2। क्लियर है? किसी को इन तीनों के बारे में डिस्कशन करना हो तो लास्ट चांस कह रहा हूं, भी पूछना है पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। मान के चलूंगा आपको पता है। कार्बोनिक एसिड 2, तो मोलिकुलर वेट इक्विवेलेंट वेट बराबर है, इसका मोलिकुलर वेट में 2 का डिवाइड करोगे तो 49 इसका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। इसमें बाय 1, इसमें बाय 2, इसमें बाय 3, इसमें बाय 2, इसमें बाय 2। और यही कहानी अगर मुझे बेस पे चलाने को मिलती है, यही सेम थीम मुझे बेस पे चलाने को मिलेगी, तो इसके इक्विवेलेंट वेट के लिए मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी, एन फैक्टर यहां किसको इंडिकेट करेगा? इसका एसिडिटी मीन इसके डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्साइड्स, OH माइनस, इसके डिस्प्लेसेबल OH माइनस। कई बार आपसे इस जगह क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोरिक एसिड का एन फैक्टर बताओ, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स प्रोटोन सॉरी हाइड्रोक्साइड इन द एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये एक OH अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर रहा है, और व्हाई इट एक्सेप्ट्स वन OH, व्हाई नॉट डोनेट्स द प्रोटोन? बताओ भी, प्रोटोन डोनेट क्यों नहीं कर रहा? क्या इसको प्रॉब्लम है? पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 बोरिक एसिड, एड्रेस बता दिया पूरा। इसको प्रोटोन रिलीज करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल दो। एक्सट्रीम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोटोन रिलीज करने में दिक्कत क्या है? इसकी एक्सट्रीम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी और ये भी और ये भी sp2 हाइब्रिड विद एक्सट्रीम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से ये वाला OH भी, ये वाला OH भी, ये वाला OH भी, ये डोनेट होना बंद हो गया है। इसके अंदर इसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया किसको? OH को। तो H3BO3 का जो एन फैक्टर है वो 1 है। इट इज नॉट प्रोटोनिक एसिड, इट इज लुईस एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी, मतलब डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट स्टेज जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं सबका एन फैक्टर 1 है। सेकेंड में जितने भी हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम एम्फोट्री का ही शायद आपको पता हो, एस ब्लॉक एलिमेंट, इनका एन फैक्टर 2 है। तो यहां कोई ज्यादा तामझाम है नहीं। उसके बाद अगर आपको कोई सोल्ट की बात करेगा, सोल्ट की, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय, हाँ वही वही, इधर कैटायनिक और एनायनिक। क्लियर? इन दोनों में से हमें टोटल चार्ज मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आपके पास Al2O3 है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय, अगर आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स का एलम है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 वाटर, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2 पॉजिटिव और 2 +3 के, अगर ऐसे नहीं करना तो 4 सल्फेट डिवाइडेड बाय 8। पी ब्लॉक एलिमेंट का सोडियम मेटाल्यूमिनेट, हाँ भाई बोल दो फटाफट। हाँ जी, और का डिवाइड करूं? नाम इसका पता है क्या है? सोडियम मेटाल्यूमिनेट। अब बताओ क्या होएगा? 1 होएगा। क्लियर है? सोडियम मेटाल्यूमिनेट का जो कैटायनिक चार्ज है वो +1 है, एनायनिक चार्ज -1 है, सो डिवाइडेड बाय क्या होएगा? 1 होएगा। तो Al2O3 हो गया, ये Lm हो गया, ये आपके पास सोडियम मेटाल्यूमिनेट हो गया। आपको चार्ज पुट करना है इधर कैटायन और एनायन, तो कैटायन का +1 है, एनायन का -1 है।
यहां टोटल +6 था, 6633 करके, तो सोल्ट एसिड बेस। क्लियर है? और रेडोक्स चैप्टर आएगा तो एक बार और काम कर लेंगे इस पर। वो मेरे पास फोकस क्या होएगा, रेडोक्स चैप्टर का फोकस क्या होएगा, रेडोक्स चैप्टर का फोकस होएगा ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पे। वह एन फैक्टर में लिखना पड़ेगा आपको, डिक्रीज और इंक्रीज चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, वो वहां बात कर लेंगे आपसे। अभी फिलहाल मेथड्स टू कैलकुलेट, मेथड्स टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट का डिटर्मिनेशन करने जा रहा हूं, मेथड्स टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट। और इसमें आपकी 12वीं क्लास बड़ी काम आएगी, इसमें आपकी 12th क्लास बड़ी काम आएगी। 12th क्लास में भी क्या काम आएगा, सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज, शायद याद हो आपको, फैराडेज सेकंड लॉ 12वीं क्लास। E1 बाई E2 W2 बाय W1 बाय W2, जिसका जितना इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है उसका डिपोजिशन उतना ज्यादा है। कैसे समझाया था उसने इस बात को, उसने कहा जी 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, आपकी 12वीं क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लॉ शुरू हो गया अभी, फैराडे सेकंड लॉ। इसी से मैं सारे के सारे इक्विवेलेंट वेट निकालने के मेथड सिंगल शॉट में निकाल डालूंगा, वो है E1 बाई E2 W1 बाई W2। अब इन सबके अंदर ना इलेक्ट्रोलाइट भर लिए हैं, इन सबके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर लिए हैं। एक में इलेक्ट्रोलाइट आपने कॉपर सल्फेट भर लिया, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट भर लिया, तीसरे में मर्क्यूरिक नाइट्रेट भर लिया। सबको पता है इसमें कॉपर डिपॉजिट होएगा एज कॉपर, यहां एजी डिपॉजिट होएगा और यहां मर्करी डिपॉजिट होएगा। अब जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं उसको अगर आप सुन रहे हो, फर्स्ट लॉ फैराडेज क्या लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू ZIT, इट इज द फर्स्ट लॉ। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इनमें सेम टाइम तक सेम करंट फ्लो करूं, मीन सेम चार्ज, सेम टाइम सेम करंट, सेम टाइम सेम करंट, अगर इसमें मैं क्यू सेम रख दूं, अगर इसमें मैं सेम टाइम तक सेम करंट फ्लो करूं, सेम क्यू मतलब, तो ये तो सबके लिए कट जाना है। और जेड के बारे में शायद आपको पता हो, ये इक्विवेलेंट वेट बाय एफ है, ये इक्विवेलेंट वेट बाय एफ है, ये इक्विवेलेंट वेट बाय एफ है। नहीं पता तो कभी ना कभी तो हमने पढ़ ही लेना है इसको हमारे सिलेबस में। तो आप सोचो एफ 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 एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसल। तो जो बात मैं इतनी देर से बोल रहा हूं वो अपने दिमाग में लेकर आओ, E1 बाई E2 इज इक्वल टू W1 बाय W2, E1 बाय E2 इज इक्वल टू W1 बाय W2। अब इससे डिफरेंट मेथड्स कैसे बनेंगे, आओ मेरे साथ बता देता हूं जी। मेरे पास इक्विवेलेंट वेट के डिटर्मिनेशन के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो पीछे चला गया, E1 बाई E2 W1 बाय W2। क्लियर? अब आपको पेपर में लिखा मिला हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट या फिर क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब अगर थोड़ी सी भी अकल लगाओगे तो E1 बाय E2 W1 बाय W2, थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। E1 किसी भी एटम या एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट है, ये मास ऑफ द एलिमेंट है। नीचे अगर हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हो तो मास ऑफ हाइड्रोजन है, और ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन है, ये यहां ट्रांसफर कर दिया। अगर ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट पे आओगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्सीजन। अगर क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट पे आओगे तो वही सेम हरकतें फिर करनी है।
बस मास ऑफ एलिमेंट एंड मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन, और इसकी जगह क्या हो जाएगा आपके पास, क्लोरीन। तो मैंने क्या कहा था आपको, सिंगल शॉट में सारे के सारे फॉर्मूले सीख लोगे, और सिंगल शॉट एक ही है। अगर आप थोड़ा सा सेकेंड लॉ के बारे में जानते हो, E1/E2 W1/W, यही सिंगल शॉट है बस। W1/W2 E1/E2, यही सिंगल शॉट है। इक्विवेलेंट वेट जिसका भी निकाल रहे हो सामने उसका मास होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट जिसका भी निकाल रहे हो या दे रहे हो, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 35.5, यहां लाके मल्टीप्लाई करते जाओ, ये फॉर्मूले बनते जाएंगे। और ढेरों क्वेश्चंस आपके पास इसके मिल जाने, भरे पड़े इसके क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन बुकलेट के अंदर। बोलो भाई, पता चल रहा है क्या हो रहा है? चलो अच्छी बात है। ये तो पिछले पेजेस पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो, पिछले पेजेस पे किसी को कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़े भी अब इस पे। लो जी, अब हम डिस्कशन करेंगे एटॉमिक वेट का। एटॉमिक वेट की फर्स्ट एट ऑल डेफिनेशन, वही पुरानी डेफिनेशन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ C12 इंटू 1/12, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ये डेफिनेशन हो गई बच्चे। पहले रेफरेंस चला करता था हाइड्रोजन का, बाद में रेफरेंस आया ऑक्सीजन का, एंड फाइनली रेफरेंस आया C12 का। इसको समझने का तरीका क्या है, सुन लो। अब मान लो मुझे डेफिनेशन ऑफ सल्फर एटम बोलनी है, तो मैं एटॉमिक वेट लिख दूंगा 32/Na लिख दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको रिव्यू कराया था पीछे, यहां 12/Na लिख दूंगा। इसको मैं 1/12 लिख दूंगा। 1 एटम का मास कार्बन का, 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कैंसल, Na से Na कैंसल, इज इक्वल टू क्या आ गया 32। इट इज द एटॉमिक वेट। तो डेफिनेशन कैसे बोली जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 1 एटम of an element is how many times heavy as compared to the 12th 1/12 part of the one atom of C12, isotope C12। एक एटम किसी भी एलिमेंट का कार्बन 12 के कार्बन 12 आइसोटोप्स के 12th पार्ट से कितने गुना, हाउ मेनी टाइम्स हैवी है, दैट इज नोन एज एटॉमिक वेट। तो सल्फर कितने गुना भारी है, 32 गुना। हाइड्रोजन कितने गुना भारी है, 1 टाइम्स। ऑक्सीजन कितने टाइम्स हैवी है, 16 टाइम्स। फ्लोरीन कितने टाइम्स हैवी है, 19 टाइम्स। बच्चे जब ऊपर मास ऑफ एन एटम दिया हुआ है तो पीछे क्या था, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। एक एटम का मास तो एएमयू में होएगा, एक एटम का मास तो एएमयू में होएगा बच्चे। अगर मोलर मास पूछ लो तो फिर ग्राम्स लिखनी पड़ेगी। थोड़ा वर्ड समझो। लो जी अगले पेज पे वर्ड भी समझा देता हूं। एक लिखा होएगा मोलर मास, इसका मीन है मास ऑफ द 1 मोल, तो पक्का इन ग्राम्स ही होएगा। और अगर मोलर मास की जगह पे, मोलर मास किसी एटम का भी हो सकता है, मोलर मास किसी मोलिक्यूल का भी हो सकता है। तो टर्म से उलझो मत, टर्म को सुलझाओ। मोलर मास ऑफ एन एटम, मोलर मास ऑफ द मोलिक्यूल, ये हमेशा ग्राम्स में होएगा। एक मोल का मास ही तो है ये। लेकिन अगर एटॉमिक वेट बोल दे,
या मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास बोल दे। क्लियर? तो ये एक एटम का या एक मोलिक्यूल का मास है, तो ये एएमयू में होएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक एटम में जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उन्हीं का सम तो है एक एटम का वेट। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई पूछे एक एटम का मास, तो इसमें कौन सा रॉकेट लगाना है, तुमने रॉकेट साइंस लगानी है यार। एक एटम कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बस उनका मास उसका एटम का मास है, वो एएमयू में होएगा। हाँ भाई, कोई ज्ञान की बात और करना चाहते हो या बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूं? ठीक है जी। तो मोलर मास एटम मॉलिक्यूल दोनों पे एप्लीकेबल है। हाँ जी, जो कि मास नंबर बिल्कुल डिफरेंट है। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखा था, मास नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस इन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक वेट। तो आपको समझना है मास नंबर होल नंबर इंटीजर ही होएगा। मीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम नेवर फ्रैक्शनल। लेकिन जो एटॉमिक वेट है ये मेरे पास निकलता कैसे, समीशन ऑफ द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, सम ऑफ द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। इसीलिए ये फ्रैक्शनल हो सकता है। लेकिन जो मास नंबर है ये तो सम ऑफ नंबर है ना, सम ऑफ नंबर है ना, सम ऑफ नंबर है, तो ये तो ऑलवेज ही क्या होएगा, होल नंबर इंटीजर। जबकि एटॉमिक वेट ये जो आइसोटोप्स है पर्टिकुलर एलिमेंट के, उनकी अबंडेंस का एवरेज है, एवरेज है। तो कई बुक्स तो एटॉमिक वेट को एवरेज एटॉमिक वेट भी लिखती हैं। मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। एक 75% है, दूसरा 25% है। ऐसी बोरोन, बोरोन के मेरे पास दो आइसोटोप हैं, एक 10 एक 11। क्लियर? जो मेरे पास 10 है वो 19% है, जो 11 है वो 81% है। तो मेरे को कोई पूछेगा एटॉमिक वेट ऑफ द क्लोरीन बताओ, तो मैं क्या करूंगा, सम करूंगा। सम करूंगा किसका, परसेंटेज और परसेंटेज का, किसके साथ, विद द मास नंबर बाय 100। फिर क्या करूंगा 19, फिर क्या करूंगा 81, किससे मल्टीप्लाई 11, किससे मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 10.81, ये आ जाएगा 35.5। तो एटॉमिक वेट और मास नंबर का डिफरेंस हो सकता है आपको पता चल गया हो। आगे बढ़ना हो तो बता देना भाई। जो बात अभी मैंने बोली है क्या तुम्हारे दिमाग में एंटर कर गई ये सारी? ये चलो अच्छी बात है। तो मास नंबर का आपको पता है जी में पिछले कई सालों से एक क्वेश्चन, और उसके बाद ये पीएमटी में भी शिफ्ट हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन ढेरों बार पूछे जा रहे हैं। पहले तो इनके आइसोटोप मेंशन कर देगा, Fe 55, Fe 56, Fe 57। फिर इनकी परसेंटेज मेंशन कर देगा, फिर इनका एवरेज,
एटॉमिक वेट पूछ लेगा, तरीका आपको पता है। 90 का 55 से मल्टीप्लाई, 56 का 5 से मल्टीप्लाई, 57 का 5 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, आंसर निकाल लोगे। कई बार गेम उल्टा भी कर देगा। उल्टा कैसे कर देगा? एटॉमिक वेट दे देगा और परसेंटेज पूछ लेगा। एटॉमिक वेट देकर परसेंटेज पूछ लेगा। मान लो आपके पास कोई एलिमेंट है, फॉर्मूला तो ये रहेगा ना बच्चे, बस x और 100 माइनस x कर देना। कोई एलिमेंट है, इसके आपके पास आइसोटोप है, क्लियर। एलिमेंट आपके पास मान लेते हैं x है, इसके आइसोटोप्स है। एक आइसोटोप आपके पास 20 है, दूसरा आइसोटोप आपके पास 22 है, क्लियर। और इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 21.6 है। अब इनकी परसेंटेज पता लगानी है, तो आइडिया दे सकते हो कैसे होएगा? बस एक फॉर्मूला बनवा दो, x इंटू 20 कर ले, ठीक है जी। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। परसेंटेज देकर आपसे एवरेज एटॉमिक वेट पूछ सकता है, और एवरेज एटॉमिक वेट देकर तुमसे परसेंटेज पूछ सकता है, ठीक है जी। उल्टा म्यूचुअल चेंज हो सकता है। अब मेरे पास है मेथड्स पता करना, एटॉमिक वेट को निकालने के मेथड्स पता करना। मेथड्स टू डिटरमाइन द एटॉमिक वेट। तो पहला मेथड शायद आपने नाम सुना हो, ड्यूलोंग-पेटिट मेथड। ड्यूलोंग-पेटिट मेथड, ड्यूलोंग-पेटिट मेथड में इन दोनों बंदों ने मिलकर ना कुछ मेटल्स की स्पेसिफिक हीट को, स्पेसिफिक हीट नाम सुना होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, उनको जब एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्स 6.4 आया। अप्रोक्स कहीं 6.38 आ गया, कहीं 6.29 आ गया, कहीं 6. आपके पास 42 आ गया, तो उसने एवरेज रख लिया। अब इसे एक पंगा पता है क्या हो गया? जो एटॉमिक वेट था ना बच्चे, जब उसने अप्रोक्स रखा तो एटॉमिक वेट भी अप्रोक्स ही हो गया, एग्जैक्ट नहीं हुआ। स्पेसिफिक हीट, और आपको पता है 6.4, और ये जो स्पेसिफिक हीट है इट इज इन कैलोरीज पर ग्राम पर केल्विन। आपको पता है स्पेसिफिक हीट पर ग्राम डिफाइंड है, और मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल डिफाइंड है। और हीट कैपेसिटी कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है, ये कैलोरीज में लेना है आपने। अब इससे होएगा क्या? इससे आपके पास जो एटॉमिक वेट निकलेगा ना, इससे जो एटॉमिक वेट निकलेगा ना, पेपर में देगा क्या? पेपर में स्पेसिफिक हीट देगा, और इससे जो एटॉमिक वेट निकलेगा ना वो अप्रोक्स निकलेगा। वैसे तो पीएमटी में इतना लंबा क्वेश्चन अब आएगा नहीं, लेकिन आ भी गया तो पहला स्टेप तो ये उठा लेना, दूसरा स्टेप जो मैं बता रहा हूं वो उठा लेना। इक्विवेलेंट वेट का डिटर्मिनेशन करो। सर कैसे करें भाई? या तो वो क्लोराइड मेथड होएगा, या वो ऑक्साइड मेथड होएगा, या वो E1/E2 W1/W2 का कोई भी मेथड निकल आएगा। मैंने तो आपको सिंगल शॉट में सारे इक्विवेलेंट वेट निकालने सिखा दिए हैं। मेथड्स में E1/E2 W1/W2 क्वेश्चन पढ़ना, अप्लाई कर देना उस पर। अब इसको डिटरमाइन करके, अब इसका थर्ड स्टेप होएगा बच्चे, वहां इसकी वैलेंसी निकाल लेना। वैलेंसी कैसे निकलती है? एटॉमिक वेट अप्रोक्स अभी सिखा कर आया था, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और जैसी वैलेंसी निकले उसको राउंड ऑफ कर लेना। और उस राउंड ऑफ करने के चक्कर में आपने अप्रोक्सीमेशन खत्म कर दिया। और तीसरा स्टेप जो होएगा, यहां एंडिंग है। ये लंबा क्वेश्चन बन गया, मुझे इसके चांस नहीं लगते किसी एग्जाम में आने के। अब ना बस ऊपर ऊपर का क्वेश्चन पूछ लेगा, आपकी स्किल्स चेक कर लेगा कि ड्यूलोंग-पेटिट आपको पता है कि नहीं पता है। बस आपकी स्किल्स चेक कर लेगा कि ड्यूलोंग-पेटिट आपको पता है कि नहीं पता है। ओके, तो यहां फाइनली पता क्या करेगा? जो राउंड ऑफ वैलेंसी होएगी, जो राउंड ऑफ वैलेंसी होएगी वो सेकंड स्टेप के इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट एटॉमिक वेट तक आ जाएगा वो।
आपकी बुकलेट में क्वेश्चन देखना, आपके पास जो क्वेश्चन बुकलेट आई हुई है उसमें मटेरियल में ऐसे ढेरों क्वेश्चन है, बस स्टेप टू स्टेप अप्लाई करते जाओ, फंसते नहीं है बच्चे, हो जाते हैं आराम से। बस थोड़ा सा कूल रहकर सुनो कह क्या रहे हैं। ड्यूलोंग पेटिट के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक हीट का और एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई अप्रोक्स 6.4 था, बस यही अप्रोक्स वर्ड पंगा डाल गया। उससे हमारे एटॉमिक वेट अगर अप्रोक्स पूछ रखा हो तो कोई पंगा नहीं, लेकिन पूछे एग्जैक्ट निकालो तो फिर उसमें कोई ना कोई तरीका इक्विवेलेंट वेट निकालने का या इक्विवेलेंट वेट दे रखा होगा, या तो इक्विवेलेंट वेट दे रखा होगा या तुम्हें निकालना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट वेट को अप्रोक्स एटॉमिक वेट में मल्टीप्लाई करोगे तो वैलेंसी निकल आएगी, और वैलेंसी का राउंड ऑफ करोगे तो वहां अप्रोक्सीमेशन भी खत्म हो जाएगा, फिर इसका वापस मल्टीप्लाई करना, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ जाएगा। अब ऐसा ही और मेथड है, इक्विवेलेंट वेट को निकालने का एक और मेथड, सॉरी एटॉमिक वेट को निकालने का एक और मेथड है। सुनो, वो मेथड आपके पास है वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड्स। इसमें जो पहला स्टेप होएगा ना बच्चे, उसमें आपको ना वो वेपर डेंसिटी देगा, और आपको पता है वेपर डेंसिटी का मल्टीप्लाई विद 2 तो क्या बनता है, मोलिकुलर वेट। वेपर डेंसिटी और रिलेटिव वेपर डेंसिटी में फर्क है, मैं वेपर डेंसिटी की बात कर रहा हूं, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद हाइड्रोजन, इसलिए 2 आता है यहां पे। वेपर डेंसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इसलिए 2 आता है ऑलवेज यहां पे। तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट, ये पेपर में दे देगा तुम्हें वेपर डेंसिटी दी होगी। और अगला काम इक्विवेलेंट वेट, इसका डिटर्मिनेशन या तो कर लेना गिवन मेथड से, या गिवन होएगा या फिर कैलकुलेट कर लेना इसको, वो आपको तरीके सिखा दिए सिंगल शॉट में। तीसरे नंबर पे जाके वही वैलेंसी, ऊपर लिखना है मोलिकुलर वेट, नीचे लिखना है क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट, और जो एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट वेट। किसी भी मोलिकुलर वेट में इक्विवेलेंट वेट का डिवाइड करो तो वैलेंसी आती है। ये कौन है भाई, इक्विवेलेंट वेट, ये कौन है वैलेंसी, दोनों के मल्टीप्लाई से मोलिकुलर वेट आता है। तो वैलेंसी का राउंड ऑफ बड़ा जरूरी है, क्योंकि वैलेंसी 1 2 3 4 हो सकती है, 1.2 1.3 1.4 तो हो नहीं सकती। लास्ट एंड फाइनल इक्विवेलेंट वेट जो निकला, वैलेंसी जो आपने राउंड ऑफ कर ली। इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले बता दूं, लेकिन आप हमारी बुकलेट सोल्व करोगे, क्वेश्चन मटेरियल करोगे, तो इससे आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। कोई पार्ट पूछ लेगा, अकेला क्वेश्चन कभी नहीं आता, पार्ट पूछ लेगा उसका आपसे वो। तो इक्विवेलेंट वेट का राउंड ऑफ हुई वैलेंसी से मल्टीप्लाई किसको इंडिकेट कर देगा, एटॉमिक वेट। तो पेपर में वेपर डेंसिटी गिवन है, मोलिकुलर वेट निकलाया, इक्विवेलेंट वेट का डिटर्मिनेशन करो या फिर दिया होएगा, किससे करूं, सिंगल शॉट, E1 बाय E2, W1 बाय W2। वैलेंसी का राउंड ऑफ कर लो, 2 इंटू वी टी बाय 35, और इक्विवेलेंट वेट जो सेकंड मेथड में निकला हुआ है। ये दो बड़े धांसू मेथड है एटॉमिक वेट निकालने के। आपकी इच्छा हो तो आगे बढ़े। ठीक है जी, अब मोलिकुलर वेट पे फोकस करेंगे। मोलिकुलर वेट निकालने के तरीके के बाद फिर हम स्टोक्योमेट्री में एंट्री कर जाएंगे, वहां सीखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लो जी, नेक्स्ट आपके पास मोलिकुलर वेट, डेफिनेशन दो, वही सेम, मास ऑफ द वन मोलिक्यूल ऑफ सबस्टांस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ C12 इंटू 1/12। डिफाइन करना हो तो मैं H2SO4 को डिफाइन कर सकता हूं, सिंगल मोलिक्यूल ऑफ H2SO4
single molecule of H2SO4 is 98 times heavy as compared to the one atom of C12. लगता है सुनने में कोई इंटरेस्टेड है नहीं, मैं वैसे ही बोले जा रहा हूं। इज इट करेक्ट? देखो, एक दो दो टाइप की चीजें होती हैं यार। आता हो तो शो ऑफ करना चाहिए, नहीं आते हुए शो ऑफ करना ये मुश्किल वाली बात हो जाती है ना कई बार। तो इसीलिए बात को सुनो, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो उसके हिसाब से इंटरेक्ट कर लो। थोड़ा सा कड़वा लग सकती है बात, लेकिन मैंने ट्रुथ बोला है। क्लियर? सिंगल मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 98 टाइम्स हेवी एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द C12। क्योंकि कुछ भी लिखे जा रहे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, तो इसका मतलब या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर टाइम भी खराब कर रहे हो आप अपना, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है। हेलो? हम्म। हम्म। डिनोमिनेटर में? हाँ, तो यही तो नीचे लिखा है मैंने, 1/12 ऑफ द C12, यही पर नीचे लिखा है। देखो, ये सिंगल एटम है, इसका 12वां हिस्सा एक हो जाएगा। एक से 90 H2SO 90 टाइम्स हैवी है, ठीक तो है। ऊपर जो लिखा है वही नीचे मैंने थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करके लिखा है। अब मैं बोल सकता हूँ, सुनो, मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज 98 बाय Na। मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ C12 12 बाय Na, 1/12। लो जी, तो एक एटम से वो 98 टाइम्स हैवी तो हुआ, और हुआ क्या? इसलिए बोलता हूं ना कि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो पूछ सकते हो ना। ये थोड़ी है कि कोई मैं पूछूंगा तो मैं छोटा बड़ा हो जाऊंगा। 22.4 लीटर ऑफ गैस अंडर एनटीपी इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट है, और 6.023 10 टू पावर 23 एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल है। वो या तो एटॉमिक वेट है या फिर मोलिकुलर वेट है। किसी भी गैस का 22.4 लीटर दे रखा हो अंडर एनटीपी कंडीशंस, 1 मोल है, और किसी का 1 मोल हो तो किसके बराबर होता है? मोलिकुलर वेट के बराबर। पीछे भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, किसी भी एटम या मोलिक्यूल के एवोगेड्रो के नाम के बराबर स्पीसीज दे रखी हो तो इनडायरेक्टली वो क्या बन गया? 1 मोल। और 1 मोल है तो क्या हो गया? एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट के बराबर। इसके अलावा तीसरा तरीका, इफ परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज गिवन, देन दो तरीके के मोलिकुलर वेट पूछे जाएंगे। एक मिनिमम मोलिकुलर वेट पूछा जाएगा, एक सिंपली मोलिकुलर वेट पूछ लेगा एटम्स का नंबर देकर। नंबर ऑफ एटम्स गिवन होएगा तब। एक तो है कि 22.4 लीटर हो कोई भी गैस तो 1 मोल है और मोलिकुलर वेट के बराबर है। एक है कि एवोगेड्रो नंबर के बराबर है, वो भी 1 मोल और मोलिकुलर वेट के बराबर है। मान लो उसने तुम्हें पता है क्या कह दिया कि 3 × 10 टू पावर 23 एटम्स का मास 2 ग्राम है।
3 इंटू 10⁻23, 3 इंटू 10⁻23, एटम्स का मास 2 ग्राम है। तो मोलिकुलर वेट पता लगाओ। आपने कहा स्कूल अगर 3 इंटू 10⁻23 का 2 ग्राम है तो 6 इंटू 10⁻23 का जो होएगा वो एटॉमिक वेट है उसका। ठीक है जी। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन हो तो इस पे मैं काम स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। नाउ लिसन, क्वेश्चन के फॉर्म में डील करते हैं इसको। सल्फर कंटेनिंग molecule contains 0.32% of sulfur, then calculate minimum molecular weight of the compound, minimum molecular weight of the compound। तो पहले इस पे फोकस करो, इसका मीन क्या है। यहां सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। इसका मीन क्या है, ये मेरे पास सल्फर है और ये मेरे पास मोलिक्यूल है, कितना 100 ग्राम। परसेंटेज का मतलब तो पता ही होगा आपको शायद। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 0.32 ग्राम्स ऑफ सल्फर, देन व्हाट इज अ मोलिकुलर वेट 100। पहले वाला हिस्सा किसको इंडिकेट कर रहा है, सल्फर की क्वांटिटी को, और बाद वाला हिस्सा किसको इंडिकेट कर रहा है, मोलिक्यूल के मास को। अगर 0.32 ग्राम्स ऑफ सल्फर है तो मोलिकुलर वेट कितना 100 है। और अगर आपके पास सल्फर 32 है, अब आप बोलोगे 32 कहां से लेकर आए, एक ही तो सल्फर था मोलिक्यूल के अंदर, तभी तो मिनिमम मोलिकुलर वेट मांग रहा है। एक सल्फर, मिनिमम एक सल्फर, एक से नीचे तो हो ही नहीं सकता ना कोई भी। तो आपसे पूछ रहा है 32 सिंगल सल्फर है, देन मोलिकुलर वेट क्या होएगा 100 बाय 0.32 इंटू 32। क्लियर, इट इज 10⁻⁴। ऐसे ढेरों क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी मिल जाएंगे और रिवर्स भी मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास पड़ा हुआ है इसी मोल कॉन्सेप्ट का, हाँ जी क्वेश्चन सुन लो भाई। क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% आयरन बाय वेट। नेक्स्ट कह रहा है मोलिकुलर वेट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज 89,600। ये मोलिकुलर वेट दे दिया उसने। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर आयरन आर हियर, कितने आपके पास, कितने आपके पास आयरन के एटम्स इसके अंदर हैं। हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट 89,600 दे दिया उसने, और हीमोग्लोबिन में आयरन का परसेंटेज दे दिया उसने। गेम उल्टा खेल लो बस। अगर मोलिकुलर वेट 100 है तो आयरन कितना 0.25 है। अगर मोलिकुलर वेट 89,600 है तो आयरन 0.25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 89,600 हुआ, ये कैंसिल हुआ। इन दोनों का मल्टीप्लाई 224 हुआ। और आपको शायद पता हो 1 Fe इज इक्वल टू क्या होता है 56। तो 56 से कितने आयरन बन रहे हैं, 56 AMU मतलब एक आयरन, और 224 AMU मीन।
हो सकता है आपके दिमाग में ये बात एंटर कर गई हो कि जो मैंने लिखी है अभी यहाँ। क्लियर? तो मिनिमम मोलिकुलर वेट बोले तो एक एटम लेना है, और मैक्सिमम कभी बोल नहीं सकता वो। क्या बोल रहे हो भाई? अगर मिनिमम मोलिकुलर वेट बोले, मिनिमम मोलिकुलर वेट, तो एक एटम लेना है, मैक्सिमम बोल नहीं सकता वो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं वहां। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट फोकस मेरा रहेगा अब स्टोक्योमेट्री पे। स्टोक्योमेट्री, क्लियर? इस स्टोक्योमेट्री की डिमांड सबसे बड़ी एक ही है, नंबर वन, इक्वेशन आपके पास बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आगे कोई भी एफर्ट करने का कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला। स्टोक्योमेट्री का लिटरल मीन हो सकता है आपको पता हो, इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। स्टोक्योमेट्री का लिटरली मीन है मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को मेजर करना। तो इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, इक्वेशन का बैलेंस होना मस्ट है। दूसरी बात, यहां एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन निकलने जा रही है, लिमिटिंग रिएजेंट, और दूसरी इंफॉर्मेशन निकलेगी एक्सेसिव। लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट। हो सकता है लिमिटिंग का मतलब आपको पता हो, जो 100% कंज्यूम हो जाए ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन जो 100% कंज्यूम हो जाए। अब ये आपके पास रिएक्शन के अंदर बचा हुआ होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सेसिव। कहते जी लिमिटिंग रीजन निकलता कैसे है? मैंने कहा बड़ा आसान है, थोड़ा ध्यान से सुन लो। लिमिटिंग रिएजेंट हमें कैलकुलेट कैसे करना है, ध्यान से सुनो और समझो बात को। फर्स्ट एट ऑल, आपके पास कोई गिवन इक्वेशन होगी, आपके पास कोई भी गिवन इक्वेशन होगी, क्लियर? उस गिवन इक्वेशन के अंदर ध्यान से सुनते रहो एक एक बात को। मान लो कैल्शियम है, उसका कार्बन से रिएक्शन हुआ, 1.5 O2 से रिएक्शन हुआ और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ऐसे एक रैंडमली कोई इक्वेशन लिख दी गई है, शुड बी बैलेंस्ड। हाँ जी, 1 Ca1 कार्बन एंड 1.5 ऑक्सीजन, ये बैलेंस्ड है। अब उसने हमें रैंडमली दे दिया इसके 5 ग्राम्स, इसके 10 ग्राम से और इसके 11 लीटर से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनाएंगे, इसका मास पता लगाओ। मैंने कहा जी पता चल जाएगा मास। सबसे पहले जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1 उठाओ, गिवन अमाउंट के अंदर, गिवन अमाउंट अगर ग्राम्स है, गिवन अमाउंट अगर मोल्स है, गिवन अमाउंट अगर वॉल्यूम है, तो उसके अकॉर्डेंस में ही बिहेव करना है आपने। जैसे यहाँ ग्राम्स दे रखा है तो इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन का इसमें डिवाइड कर दो। गिवन अमाउंट कितनी है बच्चे, अगर आपको समझ में आ रही है, सीखने में आ रही है, तो गिवन अमाउंट 5 ग्राम है और बैलेंस कितनी है 40 है। गिवन अमाउंट कितनी है 10 है और बैलेंस कितनी है आपके पास 12 है। और गिवन इतनी 11 है और बैलेंस्ड लीटर में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि लीटर में दे रखा है। तो जो न्यूमरेटर में हो, अब शायद ऐसी हरकत तो कोई करेगा नहीं, ऊपर न्यूमरेटर में मोल, नीचे वॉल्यूम से डिवाइड मारे जा रहे हैं। तो ऊपर ग्राम्स लिखे हैं तो नीचे 40, ऊपर 11 लिखा है तो नीचे 22.4 इंटू 1.5। ये हरकतें करने के बाद आपको इमीडिएटली चेक लीस्ट, कोई बताएगा इसमें से लीस्ट कौन सा आ गया? ये 1/8 है, ये 5/6 है,
ये अप्रोक्सीमेट 1/3 है, तो ये आपके पास क्या हो गया, लीस्ट। और जो लीस्ट होएगा वही क्या बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट मतलब बैलेंस्ड अमाउंट। ऊपर अगर ग्राम्स और नीचे एटॉमिक वेट मोलिकुलर वेट, ऊपर मोल है तो इसी नीचे भी मोल, ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे भी बैलेंस्ड इक्वेशन के वॉल्यूम का ही डिवाइड करना है आपको। अब मुझे तो कैल्शियम कार्बोनेट निकालना था, बस फाइनल आंसर दे रहा हूं, अब ध्यान से सुन लो। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है स्टोकियोमेट्री। अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट या किसी का भी कंजप्शन निकालना हो, प्रोडक्शन निकालना हो, कौन कितना कंज्यूम हुआ, कौन कितना प्रोड्यूस्ड हुआ, इसको अगर कैलकुलेट करना है, कौन कितना कंज्यूम हुआ कौन कितना प्रोड्यूस हुआ, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो लिमिटिंग रिएजेंट को मल्टीप्लाई कर देना बैलेंस्ड अमाउंट के साथ। लिमिटिंग क्या है 1/8, बैलेंस्ड अमाउंट कितनी है 100 ग्राम, तो 12.5 ग्राम्स आपके पास कौन बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल तरीका है। अगर कोई पूछेगा कार्बन कितना बचा, कोई बता सकता है कार्बन कितना बचा, 1/8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट कितनी है इसकी, 12 कार्बन की। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है 1/8, तो 12 का 1/8 से मल्टीप्लाई 1.5। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है 1/8, स्टोकियोमेट्रिक बैलेंस कितनी है कार्बन की 10, तो 10/8 कितना आ गया भाई 5/4 1.25। तो 10 ग्राम लेके चले थे, 1.25 कंज्यूम हुआ, बाकी सारा बच गया 8.75। बड़ा आसान तरीका है, अगर इस तरीके से आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालकर कंजप्शन और प्रोडक्शन निकालते हो तो। SO3 वाटर H2SO4, इसके मैंने आपको 40 ग्राम्स दे दिए, इसके मैंने आपको 9 ग्राम्स दे दिए, और H2SO4 का अमाउंट इन ग्राम्स अगर आप थोड़ा तसल्ली से चलोगे तो विद इन 1 मिनट इसका आंसर मेरे को दे दोगे आप। $49 इज इट, गिवन बाय स्टोकियोमेट्रिक, गिवन बाय स्टोकियोमेट्रिक। ये क्या बन गया हाफ, ये भी हाफ, और इसके 98 स्टोकियोमेट्री से हाफ का मल्टीप्लाई 49 ग्राम्स, आपके पास आंसर आ जाएगा। 1 मिनट लगता नहीं है अगर इस तरीके से चलोगे। गिवन मास बाय स्टोकियोमेट्रिक, तो सीधे सीधे आंसर आते हैं आपको हिट करते हुए। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कशन कर लो। बस जो तुम्हें दिक्कत होगी वो तुम मास में कई बार मोल का ही डिवाइड मार दोगे और बैलेंस करना भूल जाओगे। ये थोड़ी थोड़ी गड़बड़ आपके दिमाग में चलेगी, उसको थोड़ा कंट्रोल करके चलना भाई। Fe3O4 प्लस 4CO 3Fe प्लस 4CO2, ठीक है जी। इसके आपको दे दिए गए हैं 75 ग्राम्स, इसके आपको दे दिए गए 2 मोल, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बट अमाउंट ऑफ आयरन विल बी प्रोड्यूस्ड, वही 1 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, और वट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड अंडर STP NTP। 2 क्वेश्चन है आपके पास। आयरन का एटॉमिक वेट बताया जा रहा हूं लगातार 56 है, गिवन बाय स्टोकियोमेट्रिक।
कितना? 84 ग्राम्स। सेवेंटी फाइव टू, इसमें 4 का डिवाइड, क्योंकि यहाँ मोल दे रखे हैं तो मोल में आप स्टोकियोमेट्री मोल का ही डिवाइड करोगे। और ये आपके पास हो गया है 56 इंटू 3 प्लस 64, कितना हो गया भाई ये? 168 प्लस 168 प्लस 64, 232। तो दोनों में से कम कौन है? ये हाफ है, और ये 75 3, 1/3 के आसपास तो जा ही रहा है ना, 225। हाँ, ये लिमिटिंग बन गया। इसको इसी फॉर्म में उठा लो, 75 टू 32, और उधर उसके स्टोकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो। अप्रोक्सीमेशन में 84 मुझे लग रहा है ठीक सही आ रहा है आंसर, कोई गलत नहीं है। टेक्निक आ जाएगी तो काम हो जाएगा भाई। अगर आपको टेक्निक आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं 1 मिनट में ऐसे क्वेश्चन भी 1-1 मिनट के अंदर अंदर निकले तो और भी अच्छी बात है। बच्चे 1-2 मिनट में और काम कर लें भाई, 2 मिनट है मेरे पास। अब आपके पास आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला का सिंपल डेफिनेशन क्या है? सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द एलिमेंट्स। सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द एलिमेंट्स, जैसे बेंजीन है तो उसका एम्पेरिकल CH हो गया। अगर आपके पास C2H2 है उसका एम्पेरिकल भी CH हो गया। C2H4 है उसका एम्पेरिकल CH2 हो गया। ग्लूकोज है तो इसका एम्पेरिकल CH2O हो गया। ये एम्पेरिकल है, ठीक है भाई, ये सब एम्पेरिकल है। अब मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो मैं क्या करूं? मेथड टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका, तो मान लो आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने। ये आपको 75% बाय वेट दे दिया, बाय मास दे दिया। ये 25% बाय मास दे दिया। तो सबसे पहला टारगेट पता क्या होगा? मोल निकालना। तो कार्बन के मोल 75/12 और हाइड्रोजन के मोल 25/12/1। ये 6.25 हो गया और ये 25 हो गया। उसके बाद होगा रिलेटिव मोल निकालना। उसके बाद होगा रिलेटिव मोल निकालना। उसके लिए क्या हरकत करनी है आपको? लीस्ट वैल्यू में लीस्ट वैल्यू चेक करनी फर्स्ट ऑफ ऑल ना। आपको जो मोल निकले हुए इसमें लीस्ट मोल का डिवाइड करना है। जो मोल निकले ना, अब कार्बन के मोल कितने थे? 6.25, और हाइड्रोजन के मोल कितने थे? 25। तो 6.25 में लीस्ट 6.25, 25 में लीस्ट 6.25, ये 1 ये 4, ये रिलेटिव मोल्स निकला है आपके पास। और एक लास्ट एंड फाइनल बात, अगर रिलेटिव मोल्स 1 एंड 2 थर्ड, अगर रिलेटिव मोल्स फ्रैक्शनल हो तो किसी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देना, मिनिमम सुटेबल इंटीजर से, और उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेना। अब यहां तो बाय डिफॉल्ट ही कार्बन और हाइड्रोजन 1 और 4 थे, फ्रैक्शनल था नहीं। लेकिन अगर ये फ्रैक्शनल होता, अगर रिलेटिव मोल फ्रैक्शनल होते, तो किसी लीस्ट सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो ये आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला और एम्पेरिकल वेट। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आपके पास C6CH है, और एम्पेरिकल वेट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 13 है। 12 + 1 13 एम्पेरिकल वेट हो गया।
तो इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन, अब आपके पास क्वेश्चन बुकलेट पड़ी है उसके कर लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है जी, चलो अब हम क्लास बंद कर देते हैं।